today's topic is corrosion. तो corrosion जो है एक किस्म की इट इज ईटिंग अवे ऑफ द मेटल. मीन्स अगर corrosion को हमें डिफाइन करना हो तो इट इज स्लो डिटेरियोरेशन of metal or any element or compound. ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है, बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशंस like gases present in it and water vapors. Just simply water. ठीक है ना. तो मैंने स्लो क्यों लिखा? इट इज नॉट अ फास्ट प्रोसेस, इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस. ठीक है, ये नोटिस होता है बहुत सालों बाद. ठीक है, ऐसे 1 day 1 month गेम नहीं है ये. इट विल टेक ईयर्स to be noticed. So it is known as slow deterioration of metal. Deterioration मतलब destroy होना, मतलब उसका decompose होना. Deterioration means decompose, or we can say it is eaten by the atmosphere. और क्या करता है atmosphere? उस metal को या उस compound को, उस element को किसी और form में change कर देता है. This is the definition of it. Deterioration means decomposition or transformation or modification. जो एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है. अब ये होता क्यों है? तो ये जो इसके होने में एक्चुअली यूज होता है थर्मोडायनेमिक्स का. थर्मोडायनेमिक्स की वजह से ये करोजन जो है एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. ये मतलब कहीं भी होगा ना, अगर उसको कंडीशंस मिलेंगी तो वो होता रहेगा. रेट में भी स्लो बट इट इज फिजिबल एवरीवेयर इफ कंडीशंस आर फेवरेबल. तो थर्मोडायनेमिकली क्या होता है कि जो मेटल होती है या कोई भी प्योर फॉर्म होती है दैट इज एट हायर फ्री एनर्जी. उसकी एनर्जी क्या होती है? फ्री एनर्जी हायर होती है, इसलिए वो क्या होती है? हाईली रिएक्टिव. तो वो रिएक्टिव फॉर्म क्या होती है? लेस रिएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है, मतलब उसकी फ्री एनर्जी कम होती है. देखो, हायर फ्री एनर्जी से वो कहां जाता है? लोअर फ्री एनर्जी. तो इस वजह से ऐसे लिखता हूं, चलो G1 और G2. तो डेल्टा G क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल. और डेल्टा G क्या होगा? ठीक है ना. ये जो फॉर्म है जो क्रोड हो रही है, तो क्रोड होके इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है. हाँ, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल हो जाएगा. लेस स्टेबल से मोर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा. ठीक है ना. और दैट इज द कोरोजन. बट लेट अस से कि हमें प्योर फॉर्म में कोई मैटर चाहिए, so that should be preserved, that should be isolated. Otherwise अगर एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो that will be corroded after some days. Means it starts instantly but it is noticed in 1, 2, 3 days, years. ठीक है. ओके, तो ये हो गया अपना कोरोजन का डेफिनेशन कि कोरोजन होता क्या है. अब मेन जो हम कोरोजन पढ़ते हैं, और ये कोरोजन जो है एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है.
स्पॉन्टेनियस है और एट द सेम टाइम इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस और फिनोमिनन। पहला हमने पढ़ा कि इट इज स्लो प्रोसेस, स्लो डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल और एनी एलिमेंट इफ कंडीशंस आर फेवरेबल, ठीक है। और इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्यों स्पॉन्टेनियस है? क्योंकि जो भी कोरोड होता है वो जो जिस भी फॉर्म में होता है उसकी फ्री एनर्जी हायर होती है, तो वो लोअर फ्री एनर्जी वाली फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और इस वजह से ये जो प्रोसेस है दैट इज स्पॉन्टेनियस, जो उसमें डेल्टा जी क्या होती है, नेगेटिव, ठीक है। और ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है, इसमें सेल्स बनते हैं बहुत सारे, ठीक है। अब जो मेन कोरोजन का हम स्टडी करते हैं जो अपने डेली लाइफ में भी होता है दैट इज कोरोजन ऑफ आयरन। इवन सिल्वर का भी होता है कोरोजन, तो सबका होता है ना, कॉपर का, सिल्वर का, ठीक है ना। बट जो कोरोजन ऑफ आयरन है दैट इज मोस्ट कॉमन और उसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, दैट इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन का मैकेनिज्म क्या है? तो सबसे पहले मान लिया ये हमारे पास कोई आयरन का पीस है। अब याद रखना, अगर प्योर आयरन है और उसको कोई कंडीशन नहीं दे रहे हम, आइसोलेट कर रहे हैं, तो इट कैन नॉट बी कोरोडेड। बट ये आयरन का पीस है और इसके ऊपर आ गया वाटर वेपर, सॉरी वाटर ड्रॉप। तो ये वाटर ड्रॉप जो है ऑब्वियसली इसमें जो एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो डिसॉल्व हो जाएंगी टू सम एक्सटेंट। O2 भी डिसॉल्व हो जाएगी, CO2 भी डिसॉल्व हो जाएगी, और डिपेंडिंग अपॉन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन SO2 भी हो सकता है, NO2 हो सकता है, कोई भी गैस डिसॉल्व हो जाती है। बट कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही। तो स्टेप 1 जो है, जैसे ही ये वाटर ड्रॉप इस आयरन के सरफेस पे आई तो सबसे पहला काम क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व्ड इन दिस वाटर ड्रॉपलेट, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड जो है दैट विल प्रोवाइड H+ आयंस। तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। मतलब H+ आयन जो है इसमें इलेक्ट्रोलाइट होंगे, यहां पे हमारा इलेक्ट्रोलाइट का काम पूरा हो गया। अब बचा एनोड एंड कैथोड। तो यहां पे आयरन जो है पीस है दैट एक्ट एज एनोड, आयरन एनोड की तरह एक्ट करेगा, और उसमें जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी वो एक्ट करेगी एज अ कैथोड। मेटल का पीस तो यही रहेगा, बट मान लिया ऑक्सीजन का सैचुरेशन पॉइंट कि ऑक्सीजन इधर आ गया, ठीक है ना, होगी तो हर जगह, बट क्योंकि हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आयरन एज एनोड, इसमें आयरन क्या है, एनोड, और जो O2 की इंप्योरिटीज हैं दैट एक्ट एज, और H+ आयन जो है इलेक्ट्रोलाइट। तो अपने सेल का जो मटेरियल है पूरा रेडी हो गया। क्या चाहिए होता है हमें, एनोड, कैथोड एंड सारे आ गए। तो ऐसा नहीं है एक ही सेल बनेगा, देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स फॉर्म्ड ऑन द आयरन पीस बिकॉज ऑफ दिस वाटर ड्रॉपलेट। इसी ड्रॉपलेट में मिलियंस ऑफ सेल बन जाएंगे। स्टेप 1 हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइट फॉर्मेशन। अब स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या होगा कि आयरन जो है दैट एक्ट एज एनोड, Fe solid that gives Fe2 plus 2 इलेक्ट्रॉन, और इसकी जो E0 वैल्यू है दैट इज -0.44 वोल्ट। तो इस तरह से ये आयरन के पीस जो है
उस पे ये रिएक्शन शुरू हो जाएगा Fe सॉलिड से Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें आ जाएंगे। अब इलेक्ट्रोलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयंस और ऑक्सीजन, तो कैथोड पे क्या होगा, जो O2 गैस है इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयंस and electrons, it will give H2O। तो जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए वो ये ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयंस एंड वी गेट वाटर। और इसका E नॉट वैल्यू मैंने लिखवाया था आपको, इसका E नॉट वैल्यू कितना होता है 1.23 वोल्ट। तो इस तरह से ओवरऑल सेल रिएक्शन हो जाएगा। तो सेल रिएक्शन जो है दैट इज, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन्ड इक्वल टू इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। तो ये बन जाएगा 2 Fe सॉलिड O2 गैस 4 H plus aqueous to give 2 Fe2 plus aqueous, तो ये ओवरऑल सेल रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया स्टेप 2। अब Fe2 प्लस बने हमारे पास। अब ये जो Fe2 प्लस है in the presence of oxygen and water, they will convert into Fe2O3. Fe2 plus will give Fe2O3। अब इसको बैलेंस करना है तो और Fe2 प्लस कर दूं मैं तो 6 हो गया, और H2O 8 H प्लस। आई होप कि बैलेंस हो गया। 4 आयरन हो गए, O2 और ये 6 ऑक्सीजन हो गए, 8 H प्लस और 8 पॉजिटिव 8 पॉजिटिव। तो इन दिस वे ये हो गया स्टेप 3। तो स्टेप 3 में क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, जो Fe2 प्लस हैं दे विल बी कन्वर्टेड इनटू फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड हमारे पास मिल जाएगा, और यू नो वाटर इज इन एक्सेस। तो स्टेप जो 4 है उसमें जो Fe2O3 हैं वो XH2O के साथ मिलके बना देंगे Fe2O3 डॉट XH2O, which is known as rust. So in this way ये ब्राउन कलर की रस्ट we will get। अब होता क्या है कि ये रस्ट जो है वो उसके साथ स्टिक नहीं करती आयरन के पीस के साथ, तो वो निकलती रहती है वहां से, एंड फ्रेश मेटल इज अवेलेबल फॉर कोरोजन। अदरवाइज यही केस अगर एल्यूमिनियम के साथ लें तो एल्यूमिनियम जो है उसकी भी पहले ऑक्सीडेशन होती है, Al2O3 बनता है, बट Al2O3 स्टिक टू द एल्यूमिनियम, उसकी जो अधेरिंग पावर है वो ज्यादा होती है, इसलिए फर्दर कोरोजन के लिए एल्यूमिनियम अवेलेबल नहीं रहता। वो एक किस्म के एंटी कोरोजन लेयर बना देता है, ठीक है ना, तो प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है।
बट इसमें वो प्रोटेक्टिव लेयर नहीं बनती है क्योंकि इसकी वो जो अडहेरिंग पावर है सरफेस के ऊपर वो नहीं होती है, तो वो निकलता रहता है, इसलिए फ्रेश सरफेस जो है वो करोड होता रहता है। इट इज वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। ठीक है, तो ये हो गए 4 स्टेप। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन और रस्टिंग ऑफ आयरन। यू कैन से दिस इज कॉल्ड हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। दिस इज फेरिक ऑक्साइड and this is called hydrated ferric oxide. Now next is factors affecting corrosion। तो पहला फैक्टर है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है अगर किसी का लो होगा, इफ अ मेटल हैज लो E naught value, standard reduction potential means E naught. So if metal has low E naught value, it is more reactive because it can lose electron easily, and therefore corrosion of such metal is greater। उसका कोरोजन ज्यादा होगा क्योंकि E नॉट वैल्यू कम होने का मतलब है कि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा। और कोरोजन है क्या एक्चुअली? ऑक्सीडेशन। ऐसे बोल सकते हैं ना, डिटोरेशन ऑफ मेटल मींस ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल, तो दैट इज कोरोजन। तो ऑक्सीडेशन किसका फास्ट होगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा और रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा आप E नॉट ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो इट इज मोर रिएक्टिव एंड इट्स कोरोजन इज फास्ट। दूसरा, अगर स्टेन्स हो, स्टेन मतलब क्रैक्स, तो क्रैक्स होने से क्या होता है कि वहां पे जो है सरफेस एरिया जो मिलता है, तो इन सच केसेस कोरोजन इज फास्ट। उन केसेस में कोरोजन फास्ट होता है। फिर प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटी, जो बोलते हैं ना प्योर मेटल जो होती है दैट इज लेस रिएक्टिव, उसका कोरोजन फास्ट नहीं होता। बट इफ इंप्योरिटीज आर प्रेजेंट देन दे हेल्प टू मेक अ सेल, क्योंकि इंप्योरिटीज जो होती हैं दे एक्ट एज कैथोड। जो मेटल होगी दैट एक्ट एज एनोड और इंप्योरिटी क्या करेगी? कैथोड। और थोड़ा भी इलेक्ट्रोलाइट मिलेगा सेल वर्क करना शुरू करेगा, कोरोजन स्टार्ट्स। तो प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटी एनहेंसेस द कोरोजन ऑफ मेटल। तो मेटल का कोरोजन को एनहेंस करेगा। फर्स्ट वन देखिए, now fourth one is salinity of water। salinity means saline, salt। अगर वाटर में ज्यादा सॉल्ट होगा तो कोरोजन ज्यादा, हाँ वो इलेक्ट्रोलाइट हो गया बढ़ गया तो कोरोजन फास्ट होगा। मींस इफ वाटर इज saline corrosion
corrosion process is fast. फिर हम ले सकते हैं कि पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल एरिया ज्यादा है, पॉल्यूशन ज्यादा है, तो उसमें क्या होगा, ये गैसेस ज्यादा आएंगी, CO2 तो रहेगी बट NO2 SO2 गैस भी आ जाएंगी, और ये क्या है, H+ आयन बढ़ा देंगी, तो पॉल्यूशन ऑल्सो इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ कोरोजन. This is the rate of corrosion. नहीं है. चलो अब लिखते हैं कि हाउ डू वी प्रिवेंट द corrosion. मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ corrosion. मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ corrosion. तो corrosion को अगर प्रिवेंट करना है हमें, तो एक तो वी कैन यूज एंटी corrosive सॉल्यूशंस. ऐसे सॉल्यूशन जो कि corrosion को होने ना दे, ठीक है, मेटल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना ले, ठीक है. सेम इज द केस विद बैरियर प्रोटेक्शन. बैरियर प्रोटेक्शन भी ऐसा ही है, जैसे हम पेंट कर देते हैं, तो पेंट क्या करता है, उसके ऊपर ऑयलिंग कर देते हैं, तो ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर का कनेक्शन मेटल के साथ ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, और वो ही बैरियर बन गया, तो इससे कोरोजन क्या हो जाता है, स्टॉप, ठीक है, टू सम एक्सटेंट. फिर सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन. सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन मेन हम क्या लेते हैं, वो जिंक के, हम मेटल को क्या करते हैं, जिंक अटैच कर देते हैं, उसके साथ जिंक की कनेक्शन दे देते हैं, जिंक के साथ उसको जो है वो उसकी लेयरिंग कर देते हैं जिंक की, है ना, उसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन ना. अब गैल्वेनाइजेशन से क्या होता है, यू नो, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन. जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन. तो एक्चुअल में कोरोजन हो क्यों रहा है, क्योंकि आयरन क्या एक्ट कर रहा है, एनोड. अब अगर जिंक को आयरन के साथ कनेक्ट कर दिया, एक सेल बन गया जिसमें जिंक क्या है और आयरन क्या है, तो अब ऑक्सीडेशन अगर होगी तो किसकी होगी, तो जिंक सैक्रिफाइस इटसेल्फ फॉर द सेक ऑफ आयरन. तो जब तक जिंक का एक भी मींस पीस रहेगा, उसका एक भी पार्टिकल रहेगा, तब तक आयरन को कुछ भी नहीं होगा. आयरन जो है दैट इज सेफ, ठीक है. अदरवाइज टिन भी लगा सकते थे. टिन से क्या होता है, टिन जो है आयरन पे लगा दिया हमने, अगर बाई चांस, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई वी यूज जिंक एज इट इज मोर रिएक्टिव, तो जिंक कैन ऑक्सीडाइज इजिली, बट टिन जो है दैट इज लेस रिएक्टिव. टिन की कर दो तो टिन जो है वो एक्ट करेगा कैथोड, आयरन एक्ट है, और आयरन तो अंदर है, ऊपर तो टिन ही है, तो जब तक टिन रहेगा आयरन के पास तो कोई पहुंचेगा नहीं, वो तो बैरियर बन गया. बट प्रॉब्लम कहां आती है,
when we transport, during transportation, what happened? There are some cracks, some means nails are attached, right? तो what happened कि वो अगर आयरन कहीं से भी स्क्रैच हो गया गलती से ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन और बाय एनी मैनुअल थिंग्स, अगर स्क्रैच आ गया, आयरन कहीं भी एक्सपोज हो गया थोड़ा बहुत, तो बाकी जो है, मान लिया यहां से एक्सपोज हो गया, तो बाकी तो वो पूरा जो है शाइन करता रहेगा और आयरन का क्रोजन अंदर स्टार्ट हो गया होगा, वी डोंट नो, हमें पता भी नहीं चलेगा, पूरा अंदर का आयरन खत्म हो जाएगा, हाँ पूरा खोखला हो जाएगा, ठीक है, खत्म ही हो जाएगा, ठीक है, और थोड़ा सा हिलाओगे तो खत्म, क्योंकि टिन की तो लेयरिंग करी है, ठीक है, तो दैट इज वेरी डेंजरस थिंग। इससे अच्छा कि कुछ भी मत लगाओ, है ना, तो कम से कम, हाँ कम से कम पता तो चलेगा इतना क्रोजन हुआ, कम होगा, बट टिन की प्रेजेंस में तो और फास्ट हो जाएगा, बिकॉज वी आर फोर्सिबली मेकिंग इट एनोड, ठीक है, तो इट इज डेंजरस, ठीक है, इसलिए जिंक इज यूज्ड फॉर सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, बिकॉज जिंक इज मोर एक्टिव, दैट एक्ट एज एनोड, इट सैक्रिफाइसेस इटसेल्फ फॉर द सेक ऑफ आयरन, दैट इज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। देन लास्ट वन इज इलेक्ट्रिकल कैथोडिक प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन भी बोलते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। वो कब यूज करते हैं हम? कैथोडिक प्रोटेक्शन, आपको पता है अंडरग्राउंड पाइप्स जो हैं, अंडरग्राउंड पाइप्स को थोड़ी पेंट करने जाते हैं हम, दे कैन नॉट बी पेंटेड, ठीक है ना, तो क्या होता है जो अंडरग्राउंड पाइप्स हैं उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स पे हम क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दे देते हैं, इसके साथ मोर एक्टिव मेटल के साथ, लाइक मैग्नीशियम, ये आयरन है, ये मैग्नीशियम के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, यहां भी ऐसे कर दिया, कुछ कुछ डिस्टेंस के बाद उसको ऐसे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दे देते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होते हैं तो यहां पे क्या होगा, मैग्नीशियम इज मोर एक्टिव, आयरन इज लेस, तो आयरन एक्ट एज और मैग्नीशियम एक्ट एज, तो ये भी एक किस्म का सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन ही है, बट यहां पे क्या इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है, वहां क्या था, जिंक पूरी लेयरिंग बनाई थी हमने, है ना, यहां पे मैग्नीशियम एक्ट एज एनोड, देयरफॉर मैग्नीशियम अगर ऑक्सीडेशन होगी तो मैग्नीशियम की ही होगी, इसको फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से वी कैन सेव द अंडरग्राउंड पाइप्स, ठीक है, बाय मेकिंग दिस इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, एंड दैट इज कॉल्ड कैथोडिक प्रोटेक्शन, बिकॉज वी आर मेकिंग कैथोड बाय अटैचिंग विद मोर एक्टिव मेटल, राइट। पानी के कॉन्टेक्ट में है ना, बट वाटर जो है, आयरन जो है, दैट इज इन इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड टू मैग्नीशियम, ये वायर है, कनेक्टेड है दोनों, तो जब तक मैग्नीशियम इसके साथ कनेक्टेड है तो ये सेल बन गया, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, एनोड, आयरन क्या करेगा, कैथोड। तो आयरन को फोर्सिबली कैथोड बनाया जा रहा है ताकि उसका ऑक्सीडेशन मिनिमम हो, ठीक है। अब अंडरग्राउंड पाइप से तो उसमें जब तक पाइप के अंदर रहेगा पानी, तो तब तक क्या होगा कि उसमें ऑक्सीजन की भी डेफिशिएंसी रहेगी थोड़ी बहुत, है ना, तो उतना कोरोजन नहीं होगा, होगा जरूर टू सम एक्सटेंट, बट इट इज मोर प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मोर एक्टिव मेटल विच इज इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड टू इट, समझे। देखो जब ये अंडरग्राउंड पाइप को हमने कनेक्शन नहीं दिया तो ऑब्वियस है जो इसके अंदर ऑक्सीजन होगी वो एक्ट करेगी कैथोड, आयरन एक्ट करेगा एनोड, और चलेगा रिएक्शन, और H प्लस आयन थोड़े बहुत मिल ही जाएंगे इधर उधर से, है ना। बट जब ये कनेक्शन बिठा दिया हमने तो क्या हुआ कि आयरन तो हो गया कैथोड, पानी के कांटेक्ट में नहीं है, बट पानी थोड़ी कोरोड करता है, जो बाहर का है वो कोरोजन होता है, बाहर का
ये जो है कनेक्शन, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, उससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो होगा ना। मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आयरन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो कोरोजन तो अपर लेयर का होता है, अंदर वाली का नहीं होता है, समझे बात को। तो जब तक ये कनेक्टेड है, ठीक है ना, तो आयरन का जो है इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं उसको, तो वो एनोड एक्ट करेगा ही नहीं ना, समझ रहे हो। एक्ट करेगा कब एनोड, वो जब उसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहां पे इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं फ्रॉम मैग्नीशियम, समझे, तो वो कैथोड की तरह एक्ट करना चाहेगा ना, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये ओपन है, ये कनेक्टेड है। यहाँ सॉल्ट है, होगा ही, वाटर है, सॉल्टी वाटर होगा यहाँ पे, तो वो एक सेल बना दिया आपने, है ना। नो डाउट ये वाटर जो है इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, बट ये जो इसके बीच में जो, क्योंकि बाहर का जो कोरोजन है उसको ये वाटर डायरेक्ट टच में नहीं है, पर बाहर वाली जो लेयर है आयरन के इसकी पाइप की, वो जो है कोरोड नहीं होगी ना। फिर मेन तो वही कोरोड होती है, बाहर वाली लेयर, समझे। तो बाहर वाली लेयर को सेव करने के लिए मैग्नीशियम उस सॉल्ट के साथ कनेक्शन में, समझे। हाँ ये नहीं, अंदर का नहीं है, अंदर तो नहीं, अंदर का कोई मतलब नहीं है। बाहर वाली जो है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में तो बाहर वाली लेयर है ना, अंदर तो वो जो सिस्टम से वाटर आ रहा है वही जा रहा है, उसमें तो एंटी कोरोसिव सॉल्यूशन भी डाल सकते हैं हम, और बाहर वाली लेयर के लिए कोई कंट्रोल नहीं है, बाहर थोड़ी कुछ कर सकते हैं। तो बाहर की प्रोटेक्शन के लिए ही है, ठीक है ना। अंदर वाली लेयर को तो किसी भी तरह से हम प्रोटेक्ट करने की ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है ना। और बाहरी वाली लेयर जो है वो तो सीधे, मतलब जहां पे वही होगा ना, मिट्टी वगैरह, है ना, उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होगी, ठीक है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये मेथड, ठीक है। ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट द कोरोजन, राइट। तो आई थिंक ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया इसके साथ। अब प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस हैं वो, और जो भी डाउट्स हैं वो आप बता दो।